हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल भिंड में। और आज हम पढ़ेंगे अधिगम के अनुच्छेद, अधिगम की प्रक्रिया और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, व्यापम ने अपना कैलेंडर अपडेट कर दिया है और 19 सितंबर को वर्ग 3 का पेपर है। तो भाइयों जुट जाइए, आप पढ़ने में लग जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं, ये पीडीएफ, हर वीडियो के पीडीएफ अलग से रखी है मैंने, शॉर्ट नोट, जिससे बोरियत नहीं होती पढ़ने में और पढ़ने में अच्छा भी लगता है। ठीक है, यदि आपको नोट्स करना है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, 7354200455 नंबर जो दिखाई दे रहा है। आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी, इसका कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, निःशुल्क है। चलिए आगे देखते हैं, हम शुरू करते हैं। अधिगम के अनुक्षेत्र, डोमेन ऑफ लर्निंग। अधिगम के अनुक्षेत्र क्या होते हैं? अधिगम के अनुक्षेत्र बीएस ब्लूम द्वारा बताए गए हैं और इनको 3 प्रकार बताया गया है। ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र है, और दूसरा है क्रियात्मक अनुक्षेत्र, और तीसरा है भावात्मक। देखिए, ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र या इसको अपन बोलते हैं कॉग्निटिव कॉग्निटिव डोमेन या ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। इस अनुक्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है? इस अनुक्षेत्र का उद्देश्य अधिगमकर्ता के संज्ञानात्मक विकास में परिवर्तन लाना होता है। जैसे आपकी माइंड प्रोसेस होती है ना, उस माइंड प्रोसेस में वृद्धि होती है इससे। ठीक है, परिवर्तन होता है उसमें। देखिए, आप किस प्रकार से लोग सीखते हैं उस बारे में बताया गया है। तो आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ रही है, आप क्या सोच रहे हैं किसी के बारे में। जैसे आप तर्क वितर्क कर रहे हैं, सोचना, विचारना, नियमीकरण कर रहे हैं किसी चीज का, और निष्कर्ष निकालना सीख रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है, ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में आती हैं। ठीक है, और दूसरा है क्रियात्मक अनुक्षेत्र, इसको अपन कॉनेटिव डोमेन बोलते हैं। कॉनेटिव, ध्यान रखें, ऊपर वाला जो ज्ञानात्मक है या संज्ञानात्मक, उसको कॉग्निटिव बोलते हैं, और क्रियात्मक को कॉनेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्रियात्मक क्षेत्र में इसका उद्देश्य क्या होता है? बालक का समुचित विकास करना होता है। जैसे गामक विकास, क्रियात्मक विकास, शारीरिक विकास। जैसे उदाहरण के लिए चलना, दौड़ना, चढ़ना, उतरना, खाना बनाना इत्यादि। आप देखते होंगे क्रियात्मक, आपके हाथ पैर जो कार्य करते हैं, आप एक्टिविटी करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, टाइपिंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, है ना, ऊपर चढ़ते हैं, उतरते हैं, ये सारी चीजें क्रियात्मक अनुक्षेत्र में आती है, कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आती है। ठीक है, थर्ड है भावात्मक अनुक्षेत्र। ये भावात्मक अनुक्षेत्र क्या होता है? इसमें आप एक तरीके से इमोशंस, इसको समझ लीजिए आप, मैंने आपको पिछला टॉपिक पढ़ाया था, उसमें इमोशंस वगैरह समझाए थे, तो उसी के आधार पर ये इसका अनुक्षेत्र, इस अनुक्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है? बालक में सामाजिकता एवं संवेगात्मक परिपक्वता विकसित करना है। सामाजिक एवं संवेगात्मक परिपक्वता, सामाजिक यानी समाज के नियमों के अनुकूल उसका डेवलपमेंट हो जाए, और संवेगात्मक यानी इमोशंस की परिपक्वता उसके अंदर आ जाए। इस अनुच्छेद में हृदय द्वारा अनुभूति की जाने वाली क्रियाएं शामिल हैं, है ना। हृदय के अंदर हमारी जो जैसे डर है ना, संवेग में आता है, डर है। ठीक है, सहम जाते हैं हम कभी कभी, सुख दुख प्रेम घृणा, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? भावात्मक, बोलते हैं भावनाओं में बह गए, यानी कि इमोशंस होते हैं वो। अब हम देखते हैं सीखने की प्रक्रिया, यानी कि लर्निंग प्रोसेस क्या है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको पढ़ना। मैं अभी आपके प्रूफ के तौर पर आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, तो इसको देखते रहिए। वीडियो को 2 बार आप जरूर पूरा देखा कीजिए। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया क्या होती है? लर्निंग प्रोसेस। ये लर्निंग प्रोसेस जो है, सबसे पहले क्या है कि अभिप्रेरणा आती है हमारे अंदर। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। किसी कार्य को हम मोटिवेट होते हैं। आप एक तरीके से समझ लीजिए, आपका एक फ्रेंड है, उसकी जॉब किसी कंपनी में, किसी कंपनी या गवर्नमेंट जॉब उसकी लग गई है। ठीक है, तो आप क्या अभिप्रेरित होंगे उससे, अपने इस फ्रेंड से आप अभिप्रेरित होंगे, यानी कि अभिप्रेरणा मिलेगी और आपको लगेगा कि चलो हम भी पढ़ें। तो आप पढ़ने का जुनून आपके अंदर उठा, फिर पढ़े आप, आपके अंदर पढ़ने का जुनून उठा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करेंगे, नोट्स की आप खोज करेंगे, क्लासेस ढूंढेंगे, टीचर ढूंढेंगे, फिर आप पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते जाएंगे, अनुक्रियाएं करते जाएंगे। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे क्या होगा? देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहानी के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। आपका दोस्त है, उससे आपको अभिप्रेरणा मिली, यानी कि मोटिवेशन मिला, या आपके घर कोई रिश्तेदार आए, उन्होंने आपको मोटिवेट कर दिया, उसके द्वारा आप मोटिवेट हो गए, फिर आप अनुक्रियाएं करने लगे, यानी कि आप सोचने विचारने लगे और अनुक्रियाएं पढ़ने लिखने लगे। लेकिन बाधाएं आई। बाधाएं कैसी आई? आपने कोई टेस्ट दिया, उसमें आप फेल हो गए, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ये बाधा हो गई उसमें। और भी कई सारी बाधाएं आती हैं, किसी लोगों के पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं होते, कुछ नहीं होता, तो ये बहुत सारी बाधाएं आती रहती हैं। ठीक है ना,
तो बाधाएं आती जाएंगी। उसके बाद बाधाएं आने के बावजूद यदि आप असफल होते रहे और एक दिन आपको सफलता मिल गई, आपने टेस्ट जो है पास कर लिया, तो उससे आपको पुनर्बलन मिल जाएगा, फिर से आपके अंदर शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और आप फिर से मोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि आपको टेस्ट आप पास कर चुके हैं। ठीक है ना। फिर क्या होता है, अनुभव जो होते हैं आपके अनुभवों का संगठन जो होता है, टेस्ट पास कर करके आपके पास अनुभव आ गया और उनको संगठन करके आप अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर चले जाते हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना। जैसे कोचिंग पर कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ मॉक टेस्ट होते हैं, उनको आप दे देकर उसमें आपके मार्क्स अच्छे आए तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप ये सोचते हैं चलो हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है। तो उन अनुभवों को आप साथ में रखते हैं, जो आपने याद किया है वो आपके साथ रहते हैं। तो अब जब आप मेन टेस्ट देने जाओगे तो उसमें आप पास हो जाओगे, मेरिट में आ जाओगे, तो क्या है, आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है। समझ में आया। इसको अपन इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे जरा देखिए, उपरोक्त सोपान जो है इनको अपन निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया के लिए सर्वप्रथम प्रेरणा जागृत होती है। व्यक्ति में प्रेरणा, मैंने बताया था, मोटिवेशन हमको मिला। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभिन्न अनुक्रियाएं की। उसके बाद रास्ते में बहुत बाधाएं आई जिन्हें मनुष्य हटाने का प्रयास करता है। इसके बाद साथ साथ हम सीखते जाते हैं और आखिर में सही अनुक्रिया के द्वारा बाधा को दूर कर देते हैं। ठीक है ना। हम बार बार असफल होकर हमें ये पता चल जाता है हमें असफलता कहाँ से मिल रही है, उस चीज की कमी को हम पूरा कर देते हैं और हमें सफलता मिल जाती है। और यह अनुक्रिया ही मनुष्य को पुनर्बलन प्रदान करती है। इसके द्वारा हमें पुनर्बलन प्राप्त हो जाता है, जिससे हम अपने अनुभवों को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ते हैं और लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो समझ में आया, एक कहानी के तौर पर है, बिल्कुल आपको बिल्कुल भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ लर्निंग, सीखने के नियम क्या है। देखिए, सीखने के कुछ नियम है, थॉर्नडाइक ने नियम बताया। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियमों की खोज की, जिन्हें निम्न के दो भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, इनमें से क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं दिखाने वाला हूं, जस्ट वेट कीजिए। मुख्य नियम और गौण नियम, दो तरह के नियम होते हैं। मुख्य नियम कौन कौन से होते हैं, तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, अनुप्रयोग का नियम है, प्रभाव का नियम है। और गौण नियम के अंतर्गत कौन से आते हैं, गौण नियम के अंतर्गत आते हैं बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है। बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये गौण नियम है। मुख्य नियम और गौण नियम ये पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं कि गौण नियम और मुख्य नियम में क्या अंतर है। ठीक है। चलिए आप देखिए, ये जो सीखने का पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है, तो इसमें आंसर दिया गया तनाव का नियम, यानी तत्परता का नियम सीखने का नियम है, मैंने आपको बता चुका हूं। प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये तीनों नियम है। लेकिन तनाव का नियम अभी मैंने कोई आपको नहीं पढ़ाया, तो ये क्वेश्चन आया है यूपी टेट में 19 दिसंबर 2016 को आया है ये क्वेश्चन। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूं अभी। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। यह भी यूपी टेट में आया है 15 अक्टूबर 2017 को। तो अभी मैंने आपको नियम बताए हैं, कौन सा मुख्य नियम कौन सा नहीं है इसमें, बहु अनुक्रिया का नियम जो है वो मुख्य नियम नहीं है, ये गौण नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। समझ रहे हैं, मुख्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये भी मैं आपको बताया ही मैंने। ठीक है। तो आप प्रूफ के तौर पर आपको क्वेश्चन मैंने दिखा दिए हैं, इसलिए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ठीक है। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, आपने देखा कि गौण नियम, बहु क्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, ठीक है, और समानता का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, ये गौण नियम है। और ये जो है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये तीनों थे अभी उस ऑप्शन में, उस पेपर में, है ना, क्वेश्चन में ये थे तीनों। प्रभाव का नियम था, अभ्यास का नियम था और तत्परता का नियम था। ये पूछ लिया गया कौन सा मुख्य नियम नहीं है। तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए, इसलिए आप इस वीडियो को देख लीजिए। और पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप मैसेज कर दीजिए, आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब मुख्य नियम में जो तत्परता का नियम है वो क्या है, देखिए इसको मैं अब समझा दे रहा हूं। तत्परता का नियम यानी कि इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए पहले से तैयार रहता है, देखिए आप कोई कार्य करने के लिए पहले से तैयार है तो आपको उस चीज से आनंदित होते हैं और शीघ्रता से उस चीज को आप सीख जाते हैं। ठीक है ना। किसी चीज को आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा है, जैसे आप कोई गाना सीखने की कोशिश करते हैं, गाना तो आप एक दो बार में ही गाना सीख जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर
वो तत्परता रहती है उसको सीखने के लिए। और यदि आप कोई सब्जेक्ट आपको बोरिंग लग रहा है ना, तो आप उसको सीखने सीखने की कोशिश ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि आप सीखने की कोशिश ही नहीं करेंगे, और सीखने की गति है जो आपकी धीमी हो जाती है। तत्परता का नियम है। अब क्या होता है, अभ्यास का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति जिस क्रिया को बार बार करता है तो उसे शीघ्र ही सीख जाता है, तथा जिस क्रिया को छोड़ देता है या बहुत समय तक नहीं करता तो वह उससे समय के साथ भूल जाता है। ये बात तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि अभ्यास का नियम क्या है। आप किसी कार्य को बार बार करते रहते हैं, 8-10 दिन में आप होता रहता है वो कार्य, तो आप कभी भूलते नहीं है। ठीक है ना। और आप जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, आप किसी इंसान को आप देखते हैं, फिर उसको आप 4-5 साल बाद देखें तो आपके दिमाग में लगेगा कि इसको मैंने पहले कहीं देखा है, लेकिन हो सकता है आपको उसका नाम याद नहीं आए। लेकिन आपके आस पड़ोस के मोहल्ले मित्र जो भी होते हैं, उन्हें आप हमेशा देखते रहते हैं, तो उन्हें आप उनकी आवाज से आप उनको पहचान जाती है, यानी कि अभ्यास। और भी कई चीजें हैं, आप साइकिल चलाना है या मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं, ठीक है, तो आपने, और सपोज करो 5-6 साल तक आपने मोटरसाइकिल नहीं चलाई, तो आप उसको दिक्कत आ जाएगी आपको चलाने में। ठीक है ना। तो आप अभ्यास करते रहते हैं, ये हो गया अभ्यास का नियम। इसी प्रकार प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या होता है, देखिए, प्रभाव का नियम मतलब इस नियम के अनुसार जीवन में जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है उन्हें वह सीखने का प्रयत्न करता है, एवं जिन कार्यों के करने पर व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है उन्हें वह करना छोड़ देता है। इस नियम को सुख तथा दुख या पुरस्कार तथा दंड का नियम भी कहा जाता है। देखिए, आपने कोई पढ़ाई की, स्टडी की, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उससे और आप परीक्षा दे, टेस्ट दिया आपने, तो उससे क्या है, उस जो आपने चीज पढ़ी थी उसका मटेरियल उस टेस्ट के अंदर आ गया। ठीक है, तो आपको वो क्या है, उसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत अच्छा पड़ा, तो आप और पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये क्या है, उसका प्रभाव पड़ गया। और यदि आप उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, आप पढ़ पढ़ के मर गए लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो क्या होता है, आपके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा और उसको पढ़ना छोड़ देंगे। आप सोचेंगे कि कुछ आता जाता है नहीं, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें इसमें। ठीक है, तो ये हो गया प्रभाव का नियम। तो मैंने आपको बता दिया, अभी ये क्वेश्चन भी आते हैं, इससे आपको ध्यान से देखना चाहिए। अब गौड़ नियम के बारे में हम बात करते हैं। बहु अनुक्रिया का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति समस्या को सुलझाने के लिए तब तक बार बार अनेक प्रतिक्रियाएं करता है जब तक उसे संतोष नहीं मिल जाता। थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत दिया है वो इसी पे दिया है कि जब आप बार बार किसी चीज को करते हैं और अनेक तरीके से प्रतिक्रियाएं करते हैं, कोशिश करते हैं, तो जब आप तब तक कोशिश करते हैं जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते, आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते, यानी कि आपको संतोष नहीं मिल जाता। ठीक है, ये भावन क्रिया का नियम कहलाता है। मानसिक स्थिति का मनोवृत्ति का नियम, ये क्या है, इसके अनुसार यदि व्यक्ति सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं रहता तो वह सीख नहीं सकता। देखिए, सीखने के लिए आपकी मानसिक स्थिति जो है वो तैयार होनी चाहिए, समझ रहे हो। जैसे आपका माइंड जो है वो सीखने के लिए प्रॉपर होना चाहिए, जिससे आप सीख सकते हैं। ठीक है, अब आंशिक क्रिया का नियम अगला देखते हैं हम, आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है, आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाने के लिए अनेक क्रियाएं करता है, वह अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग कर आंशिक क्रियाओं की सहायता से समस्या का हल ढूंढ लेता है। इसमें क्या है, उसके अंदर जो ज्ञान पहले से भरा होता है, उसकी अंतर्दृष्टि होता है, उसका उपयोग करके वो आंशिक क्रियाओं की सहायता से समस्या का हल ढूंढ लेता है। ठीक है, और अब देखते हैं समानता का नियम। समानता का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति पूर्व अनुभवों के आधार पर समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। जैसे आपकी कोई समस्या पुरानी समस्या से रिलेटेड है, तो आप उसका समाधान ढूंढ लेते हैं। जैसे आपको किसी ने बच्चे को मल्टीप्लाई सिखाया, 5 into 4, वो कितना हो गया, 20। अब उसका क्या है, और पहले उसके पहले वो ऐड सीख चुका है। ठीक है, तो ऐड का उपयोग मल्टीप्लाई में वो कर देगा, समझ रहे हो। तो ये समानता, या दूसरा मल्टीप्लाई आता तो उसी प्रकार वो मल्टीप्लाई करता है, इसे समानता का नियम कहते हैं। ठीक है, साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थिति में भी करने लगता है। जैसे कुत्ते के मुंह से भोजन सामग्री को देखकर लार टपकने लगती है, परंतु कुछ समय बाद भोजन के बर्तन को ही देखकर लार टपकने लगती है। देखिए, कुत्ता क्या होता है, उसको पहले 1-2 दिन आप खाना खिलाओगे, रोटी खिलाओगे, तो क्या उसे लार टपके, लेकिन जैसे उसको आदत पड़ जाएगी, साहचर्य परिवर्तन, तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये कटोरी में रखकर लाते हैं, तो वो कटोरी को देखकर ही उसके मुंह में लार टपक जाएगी। ठीक है,
अब हम देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जरा हम अभी देखते हैं। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? सीखने की इच्छा। सबसे पहला कारक है सीखने की इच्छा। यदि ये बालक की सीखने की इच्छा होगी तो बहुत जल्दी सीख जाएगा, और यदि उसे रुचि नहीं है सीखने में तो उसे सीखने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, उसे जिज्ञासा होनी चाहिए उसके अंदर, तो वह अति शीघ्र सीख लेता है। ठीक है ना। और जैसे कोई सब्जेक्ट है, उसे जिस सब्जेक्ट में उसका पढ़ने में मन लगता है, जो उसको इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, उसे वो तुरंत सीख लेता है। दूसरा है प्रेरणा। ठीक है ना। प्रेरणा क्या है? एक आंतरिक कारक होता है। उसके सीखने के लिए प्रेरणा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेरणा जैसे कोई प्रशंसा कर रहा है या प्रोत्साहन दे रहा है या कंपटीशन है किसी से आपका, तो उससे आपको प्रेरणा मिलती है और और बच्चे के सीखने में मजबूती आ जाती है। अब थर्ड क्या है? विषय सामग्री। विषय सामग्री क्या है? सीखने की प्रक्रिया पर विषय सामग्री का बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे कोई सामग्री कठिन है या कठिन और अर्थहीन है, जिसको समझ में नहीं आ रही बच्चे को, तो उसे पढ़ने में उसे मन नहीं लगेगा। सरल पठन सामग्री होगी तो उससे वो जल्दी सीख जाएगा। ठीक है। शिक्षण विधि क्या होता है? शिक्षण की विधि भी अच्छी होनी चाहिए। कोई टीचर है, उसको सरल सरल चीजें अच्छे अच्छे उदाहरण देकर समझा रहा है तो वो जल्दी सीख जाता है। ठीक है। अब है अगला, बुद्धि या स्मरण शक्ति। देखिए, अधिक बुद्धिमान बालक कम बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा विषय को जल्दी सीख लेते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है। अब आती है परिपक्वता। परिपक्वता क्या है? ये मेच्योरिटी बोलते हैं इसको। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपक्व बालक बालिकाएं सीखने के लिए सदा तैयार रहते हैं। ठीक है ना। परिपक्वता में शारीरिक स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य यदि अच्छा होगा तो पढ़ने में ऑटोमेटिक मन लगेगा। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो पढ़ने में मन भी नहीं लगता है। उसके बाद क्या है? सीखने के नियम। सीखने के नियम का मतलब है कि बच्चा जब भी सीखने के समय को, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जब बच्चे पाठशाला जाते हैं तो उनमें उत्साह और स्फूर्ति होती है, इसलिए जिस विद्यालय में प्रारंभिक कक्षाएं जो होती है वो कठिन विषयों की लगाई जाती है। प्रारंभिक कक्षाएं जो होती है वो कठिन विषयों की लगाई जाती है। विषय मैथ है, साइंस है, इन चीजों की लगाई जाती है। और जब वो उबाऊ होने लगते हैं, सिंपल सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी इनको बाद में लगाते हैं। ठीक है ना। और वातावरण क्या है? एटमोसफियर भी ऐसा होना चाहिए जो पढ़ने जैसा हो। ठीक है। तो ये थे आपके अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए।